जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे BSTC एनपीटीईटी से रिलेटेड मॉडल पेपर का, जो कि आपके इंग्लिश का रहेगा। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में कुल टोटल 20 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न का जो एग्जाम के अंदर अंक बाहर है वो 3 नंबर है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम आज की क्लास में हमारे 60 नंबर को सुनिश्चित करेंगे और आप पता कर पाएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग विभिन्न प्रकार के टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों देखिएगा, तो प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। तो प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है बेसिकली कि द वर्ड केयरलेस लिखा हुआ है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, द वर्ड केयरलेस इज सिमिलर इन मीनिंग टू। अब आपको बताना जो केयरलेस नाम का शब्द है ये किस शब्द से मेल खाता है, या फिर हम कह सकते हैं किस शब्द के समान है, मतलब आपको बताना है दोस्तों सिनोनिम्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है स्पॉटलेस, दूसरा है फेसलेस, तीसरा है नेग्लिजेंट और फोर्थ है आपके पास विजिलेंट। देखिए, केयरलेस का अर्थ आपको यह पता होना चाहिए कि लापरवाह जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है, ठीक है जी। अगर स्पॉटलेस की अगर हम बात करें, मतलब जिसमें कोई धब्बे ना हो, मतलब चमकने वाला, मतलब हम इसको कह सकते हैं भैया शाइनिंग, ठीक है। फेसलेस जिसके अंदर कोई फीचर ना हो, मतलब हम इसको कहते हैं भैया फीचरलेस। क्या कहते हैं भैया? फीचरलेस। विजिलेंट का मतलब होता है एक जागरूक इंसान। क्या होता है दोस्तों? एक जागरूक इंसान। जागरूक का मतलब होता है बेसिकली वह पर्सन जो अवेयर हो। क्या हो? अवेयर हो सिचुएशन से। अब एक बचता है हमारे पास नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का अर्थ ही क्या होता है? लापरवाह होता है या फिर केयरलेस होता है। जी हाँ दोस्तों, तो जिन भी बालक बालिकाओं ने, जिनमें मेरे साथियों ने पहले का आंसर दोस्तों अगर 3 किया है, नेग्लिजेंट किया है, तो आप एग्जाम में बिल्कुल शानदार तरीके से इस प्रश्न के मार्क्स उत्तीर्ण करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगाज कर दिया है हमने रण का दोस्तों, और फिर से कठिन समस्या आई है। हमने अपना कह सकते हो कि अस्त्र शस्त्र सब उठा लिया है, क्योंकि अब हमारी जीतने की बारी है। दोस्तों याद रखना, मेहनत ऐसी करना कि दोस्तों दूसरे भी कहें यार मजा आया। क्या आया? मजा आया। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है हमारे सामने। गॉड मेड कंट्री ब्लैंक स्पेस मैन मेड टाउन। भगवान ने देश बनाया और इंसान ने कस्बे बनाए, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने किताबें बनाई और हमने आपके लिए चैप्टर्स को आसान बनाया। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा 4 ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। ये जो प्रश्न है आपका आर्टिकल से बना हुआ है, एन, ए, द या फिर नो आर्टिकल। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। सोच समझ के बताइएगा दोस्तों, इसमें क्या आंसर आपके लिए सबसे बेस्ट है। देखिए, गॉड मेड कंट्री, मैन मेड टाउन। यहां पर मेन मेड या कलेक्टिव नाउन के हिसाब से यूज है, इसमें एक आदमी की बात नहीं है, तो ए और एन नहीं लगेगा। और यहाँ पे द मैन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो मैन है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल जब होता है तो द लगता है, ठीक है। और अगर द लगेगा तो मैन में हमेशा क्या आएगा आपके पास? MEN आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही आर्टिकल उचित नहीं है, इसलिए हम फाइनल आर्टिकल इसमें क्या करेंगे? कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जी हाँ, चलिए जी, अगला प्रश्न संख्या 3, ध्यान से पढ़िएगा। हर एक प्रश्न को पढ़ने के पश्चात उसको समझें, फिर आप अपने उत्तर को चूज करें। अब इस बार आपको क्या करना है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपको सोच समझ के चूज करना है। मैं डायरेक्शन आपके लिए पढ़ देता हूं। डायरेक्शंस है, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन। ये 4 में से आप वो चूज करो एक ऑल्टरनेटिव जो कि इसके लिए इसकी जगह पर यूज किया जा सकता है। इसका मतलब आपको शॉर्ट में बताना है भैया 1 वर्ड। क्या बताना है भाई? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले प्रश्न बदले, वन हु हाइड अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। मतलब एक इंसान एक जहाज पर छिप जाता है ताकि उसे बाहर जाने का बिल्कुल आसान रास्ता वहां से मिल जाए या वहां से वो भाग जाए, ठीक है। याद रखिएगा, देखते हैं 4 ऑप्शन है, कंपोजिटर, स्टॉकर, स्टोववे और शिप राइट। देखिए भाई, अगर हम बात करें कंपोजिटर की, ठीक है, कंपोजिटर बेसिकली क्या होता है? एक इंसान होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षर संयोजक। क्या कहते हैं भाई? अक्षर संयोजक कहते हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, इस एक प्रश्न में हम 4 प्रश्नों का कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कंपोजिटर का मतलब होता है अक्षर संयोजक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अ पर्सन हु अरेंज टाइप ऑफ प्रिंटिंग। कहने का मतलब जो प्रिंटिंग का मटेरियल वगैरह अरेंज करता है उसको हम बोलते हैं अक्षर संयोजक या फिर कंपोजिटर। आइए दोस्तों, अगर हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्टॉकर, STOKER, ठीक है। स्टॉकर जो होता है बेसिकली दोस्तों, इसे हम कहते हैं कोयला झोंकने का
यंत्र। क्या कहते हैं भैया? कोयला झोंकने का यंत्र। हाँ, कोयला झोंकने का यंत्र। इसे हम कहते हैं बेसिकली अ पर्सन हु टेंड्स द फर्नेस और अ स्टीम शिप और स्टीम ट्रेन। कहने का मतलब किसी ट्रेन या इंजन वगैरह में जो कोयला झोंकने का कार्य करता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? स्टोकर कहते हैं। अगर स्टोव वे की बात करें, किसकी बात करें? स्टोव वे। ये बेसिकली उसके लिए यूज होता है कि जब कोई एक इंसान अपने आप को किसी जहाज पर छिपाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तो जी हाँ, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 3। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे शिपराइट क्या है? शिपराइट बेटा बेसिकली होता है जहाज बनाने वाला। कौन होता भैया? जहाज बनाने वाला। कहने का मतलब एक कारपेंटर। एक कारपेंटर हु इज स्किल्ड इन मेकिंग शिप्स। कहने का मतलब कारपेंटर जो शिप कंस्ट्रक्शन है उसके रिपेयर में काफी निपुण है, उसे हम कहते हैं शिपराइट। जी हाँ, देखिए 4 ऑप्शन हमें सीखने को मिले हैं। एक है आपका कंपोजिटर, एक है स्टोकर, एक है स्टोव अवे और एक है शिपराइट। तो सोच समझ के हमें क्या करना है, एग्जाम में आंसर करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 4, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, तो आपको उस हिसाब से इसमें आंसर करना है। देखिए लिखा है समथिंग दैट इज मॉडर्न और एग्जिस्टिंग इन प्रिवेलिंग टाइम। मतलब ऐसी चीज जो कि मॉडर्न समय में प्रिवेल है या चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। देखिए 4 ऑप्शन है, मतलब इसको हम कह सकते हैं समकालीन, सेम समय में चलने वाला। आइए कंटेम्पचुअस, इसका मतलब होता है बेसिकली तिरस्कार पूर्ण। क्या होता है भैया? तिरस्कार पूर्ण, मतलब अपमानजनक, जिसकी रिस्पेक्ट ना की जाए। एंशियंट का मतलब आप समझ जानते हैं अत्यधिक पुराना, या हम कह सकते हैं भैया प्राचीन। ठीक है, और है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जी हाँ, कंटेम्प्रेरी का अर्थ होता है बेसिकली समकालीन या एक समय का। क्या होता है दोस्तों? समकालीन, सेम समय का। अगला है कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका अर्थ होता है विरोधात्मक। जब किसी वाक्य में किसी चीज में विरोध प्रकट हो, विरोध हो, मतलब किसी चीज की अपोजिशन हो, तो हम उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। तो जी हाँ, तो देखिएगा 4th प्रश्न का समथिंग दैट इज मॉडर्न और एग्जिस्टिंग इन प्रिवेलिंग टाइम्स, तो इसका आंसर बनता है दोस्तों क्या? कंटेम्प्रेरी। जी हाँ, फिर से आपका तीसरा ऑप्शन क्या रहा? करेक्ट ऑप्शन रहा। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम, वो है आपके पास प्रश्न संख्या 5। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। इसमें कह रहा है द लास्ट मैन हु वॉज कैप्टन लेफ्ट द सिंकिंग शिप। आपको इसके अंदर इंप्रूव करना है, देखना है कि इन सारे शब्दों को यूज करते हुए क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं, कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए द लास्ट मैन हु वॉज द कैप्टन लेफ्ट द सिंकिंग शिप। देखिए 4 ऑप्शन है। पहले में यूज हुआ द कैप्टन वॉज द लास्ट मैन हु लेफ्ट द सिंकिंग शिप। कहने का मतलब इसके अर्थ को समझते हैं। द लास्ट मैन मतलब आखिरी जो आदमी था, हु वॉज कैप्टन, जो क्या था? कैप्टन था। उसने क्या किया? डूबते हुए जहाज को छोड़ दिया। आइए अब इसकी में किसकी बात हो रही है? कैप्टन की बात हो रही है। और कैप्टन कौन था? अंतिम पर्सन था, अंतिम आदमी था। उसने क्या छोड़ दिया? शिप को छोड़ दिया। तो इस प्रकार इसमें अरेंजमेंट बनेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर उसकी विशेषता, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें कैप्टन की बात की गई है, और वही कैप्टन क्या है? हमारा लास्ट आदमी है जिसने क्या किया? शिप को छोड़ा। जी हाँ, मुझे पहला ही प्रश्न ऐसा लग रहा है कि पहले में इसकी सीक्वेंस बिल्कुल अच्छी है। दूसरा देखिए द लास्ट मैन लेफ्ट द सिंकिंग शिप, नहीं। द लास्ट मैन हु वॉज लेफ्ट, हु वॉज लेफ्ट मतलब आदमी को छोड़ दिया गया, ये तो गलत होगा। द कैप्टन हु वॉज लेफ्ट द सिंकिंग शिप द लास्ट मैन, नहीं, इसका भी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, 5th में परफेक्ट आंसर मात्र पहला ही बनता है। ऐसे भी प्रश्न आपको बीएसटीसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ इफ यू नीड मनी आई विल हेल्प यू। अब देखिए ध्यान से, ये प्रश्न आपका डिटरमिनर पार्ट से आया है। किससे आया भैया? डिटरमिनर्स से आया है। अब अगर डिटरमिनर से आया तो आपको डिटरमिनर्स वाला टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। देखिए भाई, इफ यू नीड मनी, मनी जो है कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मनी जो है बच्चों ये अनकाउंटेबल होता है दोस्तों, ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, काउंटेबल तो हम केवल रुपए को कहते हैं, पैसे को कहते हैं, सिक्कों को कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, काउंटेबल उसे कहते हैं। इफ यू नीड मनी आई विल हेल्प यू। इफ यू नीड सम मनी नहीं बनता, इफ यू नीड एनी मनी। क्या? इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। अ लिटिल और अ फ्यू ये मात्रा सूचक में है, ये यहां नहीं, पर यहां पर नहीं बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7 देखिएगा दोस्तों। द हाउस इज ऑन फायर।
जी हाँ, यहां पर आपका ये शब्द लगा है जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, लिखा है द हाउस इज ऑन फायर, घर पे आग लग चुकी है। सेंड ब्लैंक स्पेस द फायर ब्रिगेड, फोन द ओनर, ओनर ने फोन किया और कहा कि फायर ब्रिगेड को यहां पर भेजिए। अब यहां पर फायर ब्रिगेड को अगर वो भेज रहा है तो देखिए, सबसे पहली बात अगर फोर का प्रयोग की बात करें, फोर का प्रयोग होता है कोई बीते हुए समय के साथ। इसके साथ भैया, बीते हुए समय के साथ, ठीक है, जिसमें कोई घटना घटी हो। जैसे मान लीजिए यहां पर है हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई है। सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, मतलब अगर हम कहते हैं सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, मतलब हम कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के लिए भेजिए, क्योंकि आग लग चुकी है और आग लगने का जो कार्य है ये क्या है? बीती हुई घटना में है। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर मैं इसको हिंदी में कर लेता हूं, इसका अर्थ होता है घर में आग लगी है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, मालिक ने फोन किया। और यहां पर एक और बात है कि सेंड फॉर जो लगेगा ये क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब। इसका अर्थ यहां पर किसके लिए होता है? के लिए। ठीक है, सेंड फॉर, यहां पर क्या लगेंगे हम? सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड। देखो, सेंड ऑन द फायर ब्रिगेड नहीं बनता कि फायर ब्रिगेड के ऊपर भेजना ही, इन नहीं बनता और आउट नहीं बनता। ठीक है, तो हमेशा बीती हुई घटनाओं में हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। चलिए, while she खालिस्तान द रोड अ कार हिट हर। देखिएगा दोस्तों, अ कार हिट हर, अ कार क्या है यहां पर? ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बोले तो एक वचन कर्ता। अब अगर ये एक वचन करता है तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है और टेंस कौन सा बनता है? प्रेजेंट टेंस। परंतु अगर ये वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं है, एस या ईएस नहीं है, तो क्या बनेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि आप सभी को सर्वविदित है हिट की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हिट हिट हिट। तो यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगा। चूंकि ये सेकंड फॉर्म है तो ये टेंस होगा आपका पास्ट सिंपल टेंस। और अगर ये पास्ट सिंपल टेंस है तो याद रखिएगा वाइल के साथ अगर एक पास्ट सिंपल आता है तो दूसरा हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस ही बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें वाक्य का आंसर जो है वो कैसे बनेगा कि वाइल शी, मतलब अर्थ समझिए कि जब वो रोड क्रॉस कर रही थी उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। तो रोड क्रॉस कर रही थी, तो ये क्रिया क्या है? एक तरह से कंटिन्यूअस टेंस में हो रही है, तो हम इसके अंदर लगाएंगे भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्यारे बच्चों, अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, आप सभी को पता है भैया पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वॉज वर्ब और उसके साथ आता है आईएनजी। अब आप लगा सकते हैं शी एक वचन है, तो यहां पर परफेक्ट आंसर पहले में दिख रहा है मुझे, वॉज क्रॉसिंग। जी हाँ, वेरी गुड। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लैंक स्पेस यू एनी ब्रदर। देखिए ध्यान से, यू एनी ब्रदर, ध्यान से देखो यहां पर ये जो है ब्रदर, क्या तुम्हारे कोई ब्रदर है? तुम्हारे कोई ब्रदर। तो यहां पर अधिकार का सेंस है। किसका सेंस है भैया? अधिकार का सेंस है। अधिकार को हम अंग्रेजी में कहते हैं पोजीशन। क्या कहते हैं? पोजीशन। जैसे मान लीजिए मैं कहूं मेरे पास एक कार है, तो मैं कहूंगा आई हैव अ कार। कह दूं कि मान लीजिए उसके एक सिस्टर है, हम लिख दिया शी हैज अ सिस्टर। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं कहूं क्या तुम्हारे एक भाई है, तो हम बोलेंगे यू हैव अ ब्रदर। सही बात है। अब याद कीजिए, ये तो बनता है अफर्मेटिव वाक्य। अब अगर मान लीजिए मुझे इसका प्रश्न बनाना है, तो मैं इसमें क्या बोलूंगा? हैव पहले आ जाएगा, इसमें यू लग जाएगा और अ ब्रदर। हैव यू अ ब्रदर कहने का मतलब डू यू हैव अ ब्रदर बन सकता है या हैव यू अ ब्रदर भी बन सकता है। चूंकि वाक्य में डू नहीं है तो हमारा आंसर देखिए डायरेक्ट किस में जा सकता है? हैव यू अ ब्रदर में जा सकता है। ठीक है, जी हां, तो हमारा 9th का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न बहुत ही शानदार है। लिखा हुआ है कि शब्द डिजीज जो है, डिजीज का मतलब जानते हैं भैया, बीमारी होता है। ये किससे सिमिलर है? किससे सिमिलर है? देखिए इन्फ्रेक्शन जो अर्थ है, इन्फ्रेक्शन का होता है किसी चीज को तोड़ना, मतलब उसका अर्थ होता है ब्रीच। क्या होता है भैया? ब्रीच। और इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का अर्थ होता है किसी चीज में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना, कोई चीज सरल नहीं हो तो हम उसे बोलते हैं इंट्रिकेट, मतलब कॉम्प्लेक्स।
और एक बहुत ही अच्छा शब्द यहाँ पर मैनिकिन। मैनिकिन किसे कहते हैं? वो जो डॉल आती है ना, जैसे आप जानते होंगे शॉपिंग वॉपिंग करने जाते होंगे तो कपड़ों की शॉप पर ऐसे डॉल वॉल रखी होती है जिनको अलग अलग अच्छे अच्छे फैंसी ड्रेस अच्छे कपड़े बनाए होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं मैनिकिन। और मेलेडी जो होता है वो किसे हम कहते हैं? बीमारी को कहते हैं या फिर डिजीज को कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, फिर से आपके पास आपने 4 चीजें सीखी एक वाक्य से। तो देखिए 3 प्रश्न हमने ऐसे किए जिसमें सिनोनिम्स और वन वर्ड आए हैं। तो दोस्तों वोकेबलरी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम आपके लिए इस चैनल पे वोकेबलरी भी लॉन्च करने वाले हैं, साथ ही साथ हम आपके यहाँ पर थ्योरी क्लासेस भी लॉन्च करने वाले हैं जो आपके मात्र आने वाले एग्जाम ही नहीं बल्कि जिंदगी भर काम आएगी दोस्तों, ठीक है। आइएगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट all the people can achieve or all the people can reach to us and understand the best part of English। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। ये कहता है an honest man is noble work of God। ये एक ईमानदार आदमी जो है वो क्या है? भगवान की एक बहुत अच्छी क्रिएशन है। तो ऐसी क्रिएशन है भैया कि निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया क्रिएशन है। तो हम इसे हम कह सकते हैं कि भैया ये वाक्य जो है डेफिनेट आर्टिकल का है। किसका है? डेफिनेट आर्टिकल का। और अगर यह वाक्य डेफिनेट आर्टिकल का है तो दोस्तों इसमें वाक्य में हम लगाएंगे द। क्या लगाएंगे भैया? द। तो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबल वर्क ऑफ गॉड। ठीक है, देखिए जी, एक और चीज याद रखिएगा, अगर नोबल की बात करें, किसकी बात करें? नोबल्स की, ठीक है। और यहां पर स्टार्टिंग में नोबल की बात करें तो नोबल जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ है, ठीक है। और दूसरी बात अगर करें हम ऑनेस्ट की, ऑनेस्ट क्या है? देखिए एक इसमें भी एक नई चीज सिखाते हैं हम आपको। ऑनेस्ट जो शब्द है इसमें लगता भले ही एच है लेकिन इसका उच्चारण होता है ऐसे, मतलब स्वर से। और अगर स्वर से उच्चारण होता है हिंदी में तो इसके आगे क्या लगेगा? एन। देखिए वाक्य में एन ही लग रहा है। तो ये आर्टिकल भी आपने यहां पर सीख लिया। जी हाँ दोस्तों, तो परफेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 11 का दोस्तों? 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। क्या देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? ये कहता है ही सेड दैट, उसने कहा, ही वेंट फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। उसने कहा कि वो हमेशा एक वॉक के लिए या हर मॉर्निंग, हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो कहने का मतलब देखिए आपके प्रश्न में आपको दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या दिया भैया? इनडायरेक्ट स्पीच दिया है। अब आपको क्या बनाना है? इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्या बनाना है? डायरेक्ट स्पीच बनाना है। आइए प्रश्न यहां बनाते हैं। देखिए अगर यहां पर सैड आ रहा है तो वाक्य में भी आपको कहीं ना कहीं में क्या मिलेगा भैया? सैड मिलेगा। अब जहां पर दैट लगाते हैं, दैट कब लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर लगाते हैं। किसको हटाकर? इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर लगाते हैं। तो हमने वो लगा दिया। यहां पे लिखा है ही, तो ही अगर ये चेंज हुआ तो ही चेंज हुआ होगा तो आई से हुआ होगा, ठीक है। और अगर यहां पर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कहीं ना कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें वाक्य में देखने को मिली। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसके वीडियो भी जल्दी ही आने वाले हैं, तो आप तैयार रहें, ठीक है। तो याद रखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। चूंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हम समझते हैं ये प्रेजेंट सिंपल से बना होगा या प्रेजेंट सिंपल से बदला होगा, तो प्रेजेंट सिंपल में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, तो हमारा परफेक्ट आंसर 12 का क्या बनेगा? सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका वाक्य बहुत ही शानदार है। प्रश्न संख्या 13 ये कहता है रोड लीड्स टू द स्टेशन, कि कोई से भी रोड से आप चल जाइए, आप कहां पहुंच जाएंगे? स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। 4 ऑप्शन है, आइदर, ऑल, बोथ और सेवरल। जी हाँ दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आइदर का जो प्रयोग होता है हमेशा साथ में होता है, और इसके बाद में कोई भी वर्ड अगर आता है तो उसको बैलेंस में रखते हैं। किसमें रखते हैं? बैलेंस में। अगर मान लो इसके बाद एक वर्ड आया लीड, कौन सा है? लीड। तो यहां पर लीड को हमने किसमें यूज किया भैया? प्रेजेंट सिंपल में। और आइदर जो होता है ये एक वचन कर्ता के रूप में लगाया जाता है। हम कह रहे हैं कि कोई सी भी रोड से आप स्टेशन पहुंच सकते हैं, तो आइदर रोड, क्या? आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। और चूंकि यहां पर लीड्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा है एस या ईएस, दोस्तों ये एस या ईएस मात्र एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लग सकता है, इसीलिए यहां पर सिंगुलर के लिए हमने क्या लगाया? आइदर। ऑल देखो बहुवचन के लिए होता है, बोथ 2 चीजों के लिए होता है, सेवरल भी बहुत सारों के लिए होता है, इसलिए यहां पर करेक्ट प्रपोजिशन बनेगा आपका आइदर। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा होगा आई होप। अब देखिए प्रश्न कैसे बढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से।
इस बार प्रश्न है फाउंड आउट द परफेक्ट प्रीफिक्स। इस दिए हुए शब्द के लिए आपको प्रीफिक्स लगाना है। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, कहने का मतलब सोच समझ के बताइएगा, मतलब एक अजीब या अलग तरीके से क्या होना, एक आय होना, इनकम होना। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम इसको, याद रखिएगा। अगर हम विंडफॉल की बात करें, इसकी विंडफॉल की बात करें, तो इसका मतलब होता है दोस्तों अप्रत्याशित आय। क्या होता है? अप्रत्याशित आय, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून होना, किस्मत बदलना। अगला होता है दोस्तों फिलैंथ्रोपी या फिलैंथ्रोपी। इसका मतलब क्या होता है? परोपकार। क्या होता है भैया? परोपकार। इससे एक और शब्द याद है, फिलैंथ्रोपिस्ट, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की भलाई करता है या इंसानों से प्रेम करता है, उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपी। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ए चैरिटेबल एक्ट। क्या कह सकते हैं भैया? अ चैरिटेबल एक्ट। अगला शब्द है आपके पास बेनेवोलेंस। इसका मतलब होता है भैया भलाई करना, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। अगला है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव मिल गया आप सभी को, प्रेरोगेटिव। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें प्रेरोगेटिव की स्पेलिंग आती है PREROGATIVE, तो थोड़ा सही कर लीजिएगा दोस्तों, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का अर्थ होता है परमाधिकार होना, परम अधिकार होना किसी चीज पर, जिसको हम कहते हैं प्रेरोगेटिव, मतलब एक स्पेशल राइट ओवर समथिंग एंड समबडी। तो यहां पर एक अनएक्सपेक्टेड आय हमारी हो रही है, तो परमाधिकार, भलाई, परोपकार नहीं बनता। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या बनता है भैया? विंडफॉल विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, इस क्लास को देख जाओ, मैं अभी बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको अपने एग्जाम का। वर्क हार्ड ब्लैंक स्पेस यू मे नॉट फेल। ये कह रहा है कि वर्क इतना करो, इतनी मेहनत करो कि आप कभी फेल ना हो। अगर मान लीजिए, अगर किसी वाक्य में इतना की अर्थ में आ जाए, क्या आ जाए? इतना की। चार ऑप्शन है आपके पास, सो दैट और फोर। सोच समझ के लगाइएगा। अगर इतना की का अर्थ अगर वाक्य में बनता है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि वाक्य में हमेशा प्रयोग होता है सो दैट का, कि वर्क हार्ड, इतनी मेहनत करो, या वर्क हार्ड यू मे नॉट फेल, कि ताकि आप असफल ना हो। तो असफल ना हो क्या लगाएंगे? इतनी मेहनत करो। तो वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट फेल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा भैया? 15th का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए, मात्र 5 प्रश्न बाकी हैं आज के मॉडल पेपर में दोस्तों, और आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अपने एग्जाम के लिए, और ऐसे मॉडल पेपर आते जाएंगे, आप पढ़ते रहें। देखिए, ही सेड ब्लैंक स्पेस ही वुड पास। ही सेड ब्लैंक स्पेस ही वुड पास। देखिए, फॉर का अर्थ होता है के लिए, दैट का अर्थ होता है की, ठीक है जी, और अगला जो लिखा है आपके पास वो है बिकॉज, इसका अर्थ होता है क्योंकि, और सो का अर्थ होता है इसलिए। ही सेड ही वुड पास, कि उसने कहा कि वो पास हो जाएगा, या उसने कहा कि वह जा रहा है, जैसा भी है। तो ही सेड दैट ही वुड पास, उसने कहा कि वह पास होगा। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? दैट लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए फटाफट से अगले 4 प्रश्न बने हैं, और ये चारों प्रश्न आपके वोकेबलरी सेक्शन से भी हो सकते हैं। आज हमने देखे बहुत सारे प्रश्न आपके वोकेबलरी सेक्शन के आते हैं, तो वोकेबलरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम वोकेबलरी आपके लिए अपलोड कर देंगे दोस्तों जल्दी से जल्दी। देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेजल वर्ब। जी हाँ दोस्तों, तो अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न संख्या 17 में देखिएगा, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद फ्रेजल वर्ब। जी हाँ, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? बेसिकली एक वर्ब होती है जिसके अंदर कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाता है, और वो एक फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है, मतलब उसका एक अर्थ होता है अलग से। रॉन्ग डिसीजंस, फेलियर्स। अब देखिए, गलत अगर हम निर्णय लेंगे तो क्या होगा? असफलता मिलेगी, फेलियर मिलेगा। तब क्या होता है? जैसे आपने बचपन में गिव सुना होगा, गिव का मतलब होता है देना, और अप का मतलब होता है ऊपर। अगर लेकिन हम लोगों दोनों को जोड़ देंगे तो बनता है गिव अप, और गिव अप का अर्थ होता है दोस्तों त्यागना। देखिए, जब एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ निकलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आपको फ्रेजल वर्ब बतानी है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग बैक, ब्रिंग डाउन। क्या करेक्ट आंसर आपको यहां पर बनता है? देखिए, गलत डिसीजन असफलताओं को उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न करना या पैदा करना या लेकर आना, इसके लिए एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं ब्रिंग अबाउट। क्या कहता है? ब्रिंग अबाउट। ठीक है, गलत निर्णय असफलता उत्पन्न करते हैं, उसके लिए बनता है दोस्तों ब्रिंग अबाउट। तो करेक्ट आंसर बनेगा 17 का, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है शी एग्रीड टू माई ऑर्डर्स, कि वह मेरे ऑर्डर्स या मेरे आदेश को पूरा करने के लिए उसने सहमति दी या सहमत हुई। तो ऐसे वाक्य का अर्थ बनता है कैरी आउट से। कैरी ऑन का मतलब होता है लगातार किसी कार्य को
करते रहना। तो इसमें आंसर बनेगा कैरी ऑन नहीं बनेगा, कैरी आउट विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्नों का समावेश है। अब देखिए, अब आपको बताया जा रहा है कि बचपन से आप जो स्पेलिंग्स पढ़ते आ रहे हैं उसका कितना महत्व है। जी हाँ, करेक्ट स्पेलिंग के भी आपके मार्क्स हैं। अब आपको 19th प्रश्न में दिया गया स्किलफुल, स्किलफुल, स्किलफुल और स्किलफुल। स्पेलिंग में थोड़ा सा भेद है और उसी भेद को आपको समझना है। देखिए, स्किल की स्पेलिंग होती है ये, जिसको हम निपुण या दक्षता कहते हैं, और फुल में कभी भी डबल एल नहीं आता, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो परफेक्ट आंसर इसमें बनता है SKILLFUL। तो आप सोच समझ के बताइए ये आपको कहां मिल रहा है। देखिए नीचे से चलते हैं, यहां पर ये तो है लेकिन डबल एल आ रहा है तो ये गलत हुआ। यहां पर एक ही एल है, ये भी गलत हुआ। यहां पर एक ही एल है, ये भी गलत हुआ। हाँ जी, पी हाँ। 19th का प्रश्न संख्या 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें लगा हुआ प्रॉपर स्पेलिंग। जी हाँ, लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से कीजिएगा। इसमें भी आपको परफेक्ट स्पेलिंग बतानी है। परफेक्ट स्पेलिंग बतानी है, वो आपके सामने क्या लिखा हुआ है देखिए। लिखा हुआ है एक्सपेक्ट, इंपैक्ट, एक्साइट और इंपैक्ट। ध्यान से सोच समझ के बताइए। देखिए, एक्सपेक्ट ये नहीं होती, इसकी स्पेलिंग होती है EXPECT, आशा करना। ठीक है, और ये जो होता है एक्साइट, इसमें CIT बनता है, मतलब उत्तेजित होना। अगर इंपैक्ट की बात करें तो इंपैक्ट की स्पेलिंग में ये आता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज का असर या प्रभाव पड़ना। तो ये परफेक्ट स्पेलिंग हमारे पास है। जी हाँ दोस्तों, 20 के ऑप्शन नंबर 2 में। तो जी हाँ, जैसा कि दोस्तों आज आपने देखा 20 प्रश्नों के समावेश में हमने देखा बहुत सारे प्रश्न वोकैबुलरी के थे, बहुत सारे प्रश्न आपके वन वर्ड, सिनोनिम्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दिखे, टेंस के दिखे, डिटरमिनर्स के दिखे, आर्टिकल्स के दिखे। तो जी हाँ, बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे प्रश्न। तो यहाँ पर हर प्रकार इसी तरह से हम आपके लिए मॉडल पेपर्स लाते रहेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल अच्छे से कर सके। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप क्लास को लाइक करें और उसके अंदर कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है, कि हमें लगता है कि हाँ, जो आज हम मेहनत कर रहे हैं बैठकर, ये किसी न किसी के लिए अत्यधिक काम आ रही है। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।